A69 लगता है शायद आज हम न मरें। मुख्य शोधकर्ता ने अपना सिर हिलाया। सब्जेक्ट SQ007 को जगाया गया, ब्रीफ किया गया और भेजा गया। कुछ देर बाद जोरदार भयानक विस्फोट हुए और फिर से सन्नाटा छा गया। बचे हुए शोधकर्ता अपने छोटे से ठिकाने से बाहर निकलने में बहुत भयभीत थे, लेकिन उन्हें संदेह होने लगा था कि शायद काम पूरा हो चुका है। आखिरकार वह एक मार्शल स्क्वायर थी। मार्शल अप्रेंटिस से हारने का कोई रास्ता नहीं था। शोधकर्ता उसकी कमियों और कमियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसके पास स्क्वायर स्तर की एक भी मार्शल आर्ट तकनीक नहीं थी, केवल अप्रेंटिस स्तर की तकनीकें थीं जो अब उसके अनुकूल नहीं थीं। इसके अलावा उसने हाल ही में अपनी सफलता पूरी की थी और मार्शल स्क्वायर की शक्ति से बहुत परिचित नहीं थी। फिर भी वह एक मार्शल स्क्वायर थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह आसानी से जीत ना पाती। सही नहीं, जब तक कि कोई असाधारण ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस न हो जिसके पास अविश्वसनीय मार्शल आर्ट हो। उसने सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक गड़गड़ाहट। वाह! जब शोधकर्ता अपना संतुलन खोकर डर के मारे जमीन पर गिरे तो वहां मौजूद सारी सुविधाएं हिलने लगीं। क्या हो रहा है? सुविधा के दूसरे छोर पर एक भयावह संघर्ष शुरू हो गया था। धमाका, हूश! उसने छोटी छोटी बातों में ही अपने और रूई के बीच की दूरी को पार कर लिया था। जब उसने अभूतपूर्व शक्ति के साथ हमला किया तो उसका शरीर मुड़ गया। जब उसने विनाशकारी हमला किया तो हवा भय से कांप उठी। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ। हूश! रूई उसके हमले से बचने में कामयाब रही। गुरुत्वाकर्षण केंद्र और दूरी विश्लेषण पर आधारित पूर्वानुमान, आदिम प्रवृत्ति, चार चालन तकनीक और एक श्वास तकनीक के संयोजन ने उन्हें हमले से आसानी से बचने में मदद की। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। धमाका, एक तेज लात उस पर मारी गई। धमाका, वह पीछे की ओर खिसकते हुए मुंह बनाता हुआ मुश्किल से समय रहते बचाव कर पाता। वह तुरंत उसके पीछे भागी और फिर एक और हमला किया। पाँव! एक अदृश्य हमला उसके चेहरे पर हुआ जिससे उसका नाजुक संतुलन प्रभावित हुआ। केन ने उसे गिराने की कोशिश की थी। 0 कदम तकनीक के बावजूद उसकी नज़र तुरंत केन पर चली गई। फिर भी इससे पहले कि वह हमला कर पाती, धमाका, नेल ने उसे पकड़ लिया और उस पर जोरदार लात मारी। जल्द ही फे और हैवर वहां आ गए और उसे रूई पर ध्यान केंद्रित करने से रोकने की कोशिश करने लगे। सभी मार्शल आर्टिस्ट एक बात पर स्पष्ट थे, रूई ही युद्ध की कुंजी थी। मार्शल स्क्वायर ने ऐसा सिर्फ इसलिए सोचा क्योंकि वह उनमें से सबसे ताकतवर था। ये सच था, बेशक, फिर भी मार्शल अप्रेंटिस उसके बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो वह नहीं जानती थी। लड़ाई जितनी लंबी होती गई रूई उतनी ही मजबूत होती गई। जितना अधिक डेटा तक उनकी पहुंच थी, पूर्वानुमान मॉडल उतना ही अधिक सटीक और सटीक था। उनका अनुकूली विकास उतना ही मजबूत था। जो भी हो, उन्हें लड़ाई को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना था और यह सुनिश्चित करना था कि रूई यथासंभव अच्छी स्थिति में रहे। उन्हें उसकी शक्ति पर अटूट विश्वास था। हूश! रूई बमुश्किल एक और हमले से बचने में कामयाब रहे, फिर भी उनके सामने पूरी तरह से खुला मैदान बचा रहा। मार्शल स्क्वायर ने अवसर का फायदा उठाने के लिए उस पर हमला किया तथा उसी क्षण उसे एक शक्तिशाली प्रहार से मार डालने का लक्ष्य बनाया। अभी तक, पाव! धमाका, एड्स बाय पब फ्यूचर। केन और नेल ने समय रहते हस्तक्षेप करते हुए उसके महत्वपूर्ण अंगों पर शक्तिशाली और तीव्र प्रहार किए। उसने चिढ़कर उन दोनों को ब्लॉक कर दिया। उसके हाव भाव मात्र से ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रारगा! उसने गुर्राहट के साथ कहा और उन्हें दूर फेंक दिया, इससे पहले कि वह रूई की ओर मुड़ पाती। धमाका, एक जबरदस्त प्रहार उसके हाथ पर पड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि फे के सबसे शक्तिशाली हमले ने उसके शरीर को मुश्किल से चोट पहुंचाई थी, जिससे वह दूर जा गिरी थी। अखबार! हैवर ने उसकी बांह पकड़ ली। उसकी चरम मांसपेशी स्मृति सक्रिय हो गई और उसने बेहतर उल्का स्विंग तकनीक को उग्रता से अंजाम दिया। धमाका, जब उसने स्क्वायर को पूरी ताकत से घुमाने की कोशिश की तो परिसर हिल गया। तुच्छ! उसकी आवाज़ की गंभीरता ने उसे हिलाकर रख दिया क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस पर कोई असीम दबाव है। वह सुरक्षित थी। धमाका, वह मुंह बनाकर खून खांसने लगा और एक तेज लात ने उसे परिसर के पार धकेल दिया। उसने फे को घूरते हुए उस पर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि उसका वार पहुंच पाता, अखबार! रूई ने उसका कंधा पकड़ लिया था। वोबल! जैसे ही रूई ने आखिरी क्षण में फ्लो फ्लक्स को सक्रिय किया, उसका शरीर लड़खड़ा गया। हूश! रूई की तोड़फोड़ के कारण उसका वार फे पर चूक गया। उसका संतुलन सामान्य से ज्यादा कमजोर था क्योंकि वह इसकी आदी नहीं थी। उसने अपने नए शरीर के लिए सक्रिय संतुलन बनाए रखने की मांसपेशी स्मृति विकसित नहीं की थी। इसलिए फ्लो फ्लक्स उसके लिए विशेष रूप से प्रभावी था। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, Natalie from Mrs. Doubtfire is all grown up or your jaw will drop. Melania's most unforgivable outfits left everyone stunned. वह रूई की ओर जानलेवा नज़रों से मुड़ी और उस पर हमला करने लगी, उसे नीचे गिराने की कोशिश में।
वह उसे जमीन पर पटक कर कुचलने में सक्षम होगी। जब रूई उसके पास पहुंची तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। पाव धमाका। नेल और केन द्वारा उसके शरीर के अंगों पर किए गए अत्यंत तीव्र और शक्तिशाली प्रहारों ने उसे फिर से रोक दिया। वे ठीक समय पर वापस आने में सफल रहे, फिर भी वे ठीक नहीं थे। भले ही उसकी शक्ति एक सामान्य स्क्वायर से बहुत कम थी, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली थी। धमाका। जब उसकी कोहनी नेल की पसलियों से टकराई तो उसे खून की खांसी हुई, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। हूश। केन ने अपने शक्तिशाली बचावात्मक कौशल से मुश्किल से हमले को टाला। धमाका। फे ने उस पर एक और शक्तिशाली हमला किया, फिर भी स्क्वायर ने आसानी से हमले को झेला और तेजी से पलटी और फे को एक शक्तिशाली झटके से उड़ा दिया। धमाका। फे दीवार से टकराकर बेहोश होकर गिर पड़ी। एक ही वार ने उसे काम करने से रोक दिया था। केवल रूई और केन ही बचे थे। यह एक निराशाजनक परिणाम था। रूई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या तुम मौत की आंखों में देखना नहीं चाहते? उसने पूछा। समझ में आता है। उसने सीधा प्रहार करते हुए हमला बोल दिया। फिर भी उस क्षण में एक गहरा परिवर्तन घटित हुआ था, जो उसकी समझ से परे नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से यह उसकी समझ से परे है। हूश। धमाका। वह हौंफने लगी जब उसने उसके हमले को साफ साफ टालते हुए एक शक्तिशाली फ्लोइंग कैनन उसके सीने में गिरा दिया। उसका हमला उसकी नंगी छाती से टकराया, क्योंकि उनकी संयुक्त शक्ति ने टक्कर को और बढ़ा दिया था। वह उछलकर दूर चली गई। पहली बार पीछे हटते हुए उसने रूई की ओर सावधानी से देखा। कोष्टक उद्धरण ... कुछ गड़बड़ है। रूई ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहरी आंखें उसकी आंखों से मिल गईं और उसे उसकी नज़र से एक अजीब गहरा दबाव महसूस हुआ। उसकी आंखें उसके शरीर को ऐसे भेद रही थीं मानो वह पारदर्शी हो। वह स्वयं को पहले से भी अधिक नग्न महसूस कर रही थी। तुम्हें मरना ही होगा, वह बुदबुदाए। उसे सहज ही महसूस हुआ कि वह उसे अब और जीवित नहीं रहने दे सकती। लड़ाई के दौरान रूई को आश्चर्य होता रहा, वे अभी तक कैसे नहीं हारे। वह एक मार्शल स्क्वायर थी, है न? वास्तव में क्या हो रहा था? पहली बार जब वह चूक गई थी तो उसने जो शक्ति और गति दिखाई थी, उसके आधार पर उसे एक नहीं तो कुछ ही हमलों से उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होना चाहिए था। फिर भी जब वह दूसरी बार लड़ी तो उसका प्रदर्शन काफी खराब था। रूई और केन दोनों ही उसके हमले को चकमा देने में सफल रहे। नेल पहली बार बेहोश हुए बिना उसके हमले का सामना करने में सफल रहा, हालांकि दूसरी बार उसे बेहोशी आ गई। कुछ देर की बातचीत के बाद ही रूई को बात समझ में आई। उसने तकनीकों का उपयोग करना पूरी तरह छोड़ दिया है। अपने शरीर के साथ उसकी कुशलता उत्कृष्टतम थी, इसके अलावा उसमें अप्रेंटिस स्तर की असंगत तकनीकें भी थीं और इन दो तत्वों ने उसकी सटीकता को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। वह अपनी शरीर की कुशलता को मौके पर ही ठीक नहीं कर सकती थी, इसके लिए बहुत समय, अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती। लेकिन वह अपनी सटीकता को नुकसान पहुंचाने वाली असंगत तकनीकों से छुटकारा पा सकती थी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब वह इनका प्रयोग पूरी तरह बंद कर दे। यह एक कठिन विकल्प था, लेकिन अंततः उसने कच्ची शक्ति पर नियंत्रण चुना, जैसा कि एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट करता है। एक बार जब उसने असंगत तकनीकों का उपयोग करना बंद कर दिया तो उसकी शक्ति स्क्वायर दायरे से काफ़ी नीचे गिर गई, लेकिन उसकी सटीकता और परिशुद्धता बढ़ गई। एक बार जब रूई को यह एहसास हुआ तो उसे लगा कि शायद जीत इतनी दूर नहीं थी। लेकिन तभी जब वे अपनी सारी ताकत लगा दें। पूरी लड़ाई के दौरान वह उसे एक बाज की तरह देखता रहा। उसने उसके बारे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, हर झटका, हर पारी, हर हमला, हर ब्लॉक, एड्स बाय पब फ्यूचर, ये सब। जब वह उसे अपने दोस्तों के साथ दांत पीसते हुए देख रहा था तो उसके मस्तिष्क में बड़ी मात्रा में सूचनाएं प्रवेश कर रही थीं। अपने मित्रों को उसके लिए लड़ाई को लंबा खींचने के लिए कष्ट उठाते देखकर उसे अद्वितीय क्रोध का अनुभव हुआ। वह लगभग वहां पहुंच चुका था, इतने करीब। उन्होंने आंखें मूंद लीं। क्या तुम मौत की आंखों में देखना नहीं चाहती? उसने पूछा था। समझ में आता है। तभी उसके मन में एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। अंतिम टुकड़ा अंततः अपनी जगह पर आ गया था। वह तैयार था। सीधे दायां ब्लिट्स पंच 100%। हूश। धमाका। रूई ने इस युद्धाभ्यास का सबसे सटीक और सटीक प्रतिकार किया, क्योंकि उसने अनुकूली विकास मॉडल की सहायता से उसके हमले के अनुरूप खुद को ढाल लिया था। उस पर दोनों की संयुक्त शक्तियों का प्रभाव पड़ा, फिर भी उसे केवल एक खरोंच ही आई। तभी रूई को याद आया कि वह एक रक्षात्मक मार्शल आर्टिस्ट थी। वह आक्रामक तरीके से लड़ रही थी, क्योंकि उसके और उनके बीच शारीरिक मापदंडों में बहुत बड़ा अंतर था। अगर वह किसी बराबर के खिलाड़ी के खिलाफ लड़ रही होती तो वह अपनी रक्षात्मक शैली पर वापस लौट जाती। कागज पर तो उनके लिए जीतना आसान होना चाहिए था। फिर भी लड़ाई शुरू हुए कुछ समय बीत चुका था और किसी कारणवश उनमें से कोई भी अभी तक मरा नहीं था। रूई को लग रहा था कि नेल, फे और हैवर अभी भी उनके भूकंपीय संकेतों से जीवित हैं। फिर भी उनकी स्थितियों ने उसे क्रोधित कर दिया। वह उस पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था,
एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हें मरना होगा। उसने उस पर क्रोध से देखा। रूई ने शब्दों का आदान प्रदान करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसकी रक्तपिपासा के बोझ तले हवा कांप उठी। ऐसा लग रहा था मानो उसे मारने की उसकी इच्छा ने वातावरण को ही विकृत कर दिया हो। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उसे एक मानसिक दबाव का अनुभव हुआ जो किसी भी मार्शल अप्रेंटिस के होने पर उसने कभी महसूस नहीं किया था। स्क्वायर दायरे में कदम रखने के बाद पहली बार उसे डर महसूस हुआ और फिर उसे शर्म महसूस हुई। एकमात्र मार्शल प्रशिक्षु की हिम्मत कैसे हुई उसे अपमानित करने की। तुम मर जाओगे। जब वह उसे कुचल रही थी तो उनके नीचे की जमीन हिल रही थी। वह उसे पीछे धकेल रही थी और वह इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब वह अपनी हर हरकत से माहौल को तहस नहस कर रही थी तो माहौल कराह उठा। अभी तक रूई ने टाल दिया। इसमें पूर्वानुमान और अनुकूली मॉडल वॉइड एल्गोरिथम, प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट और 5 प्रशिक्षु स्तरीय तकनीकों का संयोजन किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने इसे टाल दिया। धमाका। उसकी कोहनी उसकी छाती से इतनी जोरदार टक्कर के साथ टकराई कि वह दोनों की शक्ति से प्रेरित थी। फिर भी उसने पलक तक नहीं झपकाए। उसने उस पर कई वार किए, हर वार की ताकत फे से भी ज्यादा थी। स्क्वायर काइरी ने भी उस पर जो वार किया था, उस गोरे डाकू ने भी उस पर जो वार किया था, उससे भी ज्यादा थी। फिर भी रूई के भागने के डर से वे खाली हवा में ही गिर गए। वह बता सकता था कि आक्रामक हमला कुछ ऐसा नहीं था जिससे वह सहज थी। इसके अलावा वह अभी भी अपने नए शरीर की आदी नहीं थी। उसकी हरकतों में ऐसी खामियां और अक्षमताएं थीं जो आमतौर पर किसी मार्शल आर्टिस्ट में नहीं दिखतीं। इन खामियों की वजह से रूई के लिए उसका अनुमान लगाना आसान हो गया। यही वजह थी कि वह अच्छी तरह से मुकाबला कर पा रहा था। जानिए क्या होता है जब आपको सच में किसी से प्यार हो जाता है। क्या आपको पता है कि सफ़ेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। फिर भी वह बस यही कर रहा था, सामना कर रहा था। जीतना अभी भी एक बहुत ही कठिन काम था जिसमें बहुत कठिनाई थी। उसके हमलों ने उसे परेशान नहीं किया, वह एक रक्षात्मक मार्शल आर्टिस्ट थी। यहाँ तक कि फे के वर्लपूल हमले ने भी उसे केवल चोट पहुंचाई थी, इस तथ्य के बावजूद कि स्क्वायर किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं कर रहा था। उसकी कच्ची स्थायित्व और संविधान फे की घातकता से ऊपर थे। इसका मतलब यह था कि रूई के किसी भी हमले से उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। उसे संदेह था कि स्टिंगर भी उसके शरीर पर खरोंच से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि आंखों में डंक मारने से भी उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। वह अकेले उसे हरा नहीं सकता था। वह इसे महसूस कर सकता था। वॉइड एल्गोरिथम सर्वशक्तिमान नहीं था। इसने उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में पहले से ही अनुमान लगाने की अनुमति दी, न कि बाद में प्रतिक्रिया करने की, और उसे केवल उसी काउंटर के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति दी जिससे उसके जीतने की संभावना सबसे अधिक बढ़ गई। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। वॉइड एल्गोरिथम ने उसे इससे निपटने में मदद की, लेकिन यह उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका। रूई की अपनी सीमाओं के अलावा इसकी मौजूदा कमियां और खामियां भी बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थीं। समय बीतता गया और नुकसान बढ़ता गया। उसकी कमज़ोर गति, शक्ति, सहनशक्ति और स्वास्थ्य, ये सब उसके खिलाफ काम करने लगे। वह कभी कभी जो भी हमला करती उससे उसे काफ़ी नुकसान होता। वह जो भी हमला करता वह उससे टकराकर वापस लौट जाता। स्क्वायर स्तर का बचाव उसकी क्षमताओं से भी परे था। वह एक ऑलराउंडर था, आक्रामक विशेषज्ञ नहीं। गिरना। वह एक घुटने पर गिर गया। उसके शरीर से बहुत अधिक खून बह रहा था। जैसे ही उसे क्षणिक चक्कर आया, दुनिया घूम गई। कदम। वह रुकते हुए पहुंची। उसने इस पल का भरपूर आनंद लिया। उसने अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया और अपने शरीर के अंदरूनी भाग से बहुत ज्यादा शक्ति खींची। रूई को पता था कि वह उस हमले में बच नहीं पाएगा। वह उसे हरा नहीं सका। अलविदा छोटे प्रशिक्षु। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये समय था जब उसने हमला किया तो पूरी दुनिया शोक में डूब गई। धमाका। हरा नहीं सकता था, कम से कम अकेले तो नहीं। लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वह अकेले नहीं लड़ रहा था। धमाका। एक शक्तिशाली अदृश्य टक्कर उसके सिर पर लगी जिससे उसका शरीर हिल गया। इससे उसका हमला विफल हो गया और रूई सिर्फ कुछ मिलीमीटर से चूक गई। फे और नेल अचानक कहीं से प्रकट हुए। उन्होंने अपने पूरे शरीर से उसकी बाहों को जकड़ लिया तथा उसकी हरकतों को रोकने की पूरी कोशिश की। आश्चर्य और असमंजस के कारण उसकी प्रतिक्रिया में बहुत देरी हुई। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे और छाती को जकड़ रही है। हैवर। रूई ये दृश्य देखकर मुस्कुराए। केन, तुम पागल लड़के हो, तुम वास्तव में सफल हो गए। केन ने उन सभी को उपचार औषधियों से ठीक किया था जो वे सभी अपने साथ लेकर चलते थे, जबकि रूई ने स्क्वायर को व्यस्त रखा था। फिर उसने शून्य चरण तकनीक का उपयोग करते हुए उन्हें आगे बढ़ाया। सैद्धांतिक रूप से शून्य चरण किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। हालांकि व्यवहार में इसे स्वयं से परे विस्तारित करना बेहद कठिन था। फिर भी केन की महारत और दृढ़ता ने उसे 3 लोगों के लिए ऐसा करने में सफल होने दिया।
कुछ ही पलों बाद वह अचानक से प्रकट हुआ और थककर जमीन पर गिर पड़ा। वह अब कुछ समय के लिए और नहीं लड़ पाएगा। फिर भी वह पहले से ही काफ़ी कुछ कर चुका था। उसने हार को दूर कर दिया था और उन्हें एक और मौका दिया था। ये रूई से उससे अधिक की उम्मीद थी। उन्हें प्रकट हुए एक पल भी नहीं बीता था। हैवर की चरम मांसपेशियों की स्मृति चमक उठी, क्योंकि इसने कुछ ही क्षणों में बेहतर उल्का स्विंग तकनीक को सक्रिय कर दिया। उसने उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और फिर अविश्वसनीय गति से उसे सिर के बल नीचे गिरा दिया। फे और नील उस पर ऐसे लिपटे जैसे कि उनका जीवन उस पर निर्भर करता हो। एक तरह से यह उस पर निर्भर था। उनके पैर उसकी गर्दन और सिर के चारों ओर लिपटे हुए थे, दोनों को जगह पर पकड़े हुए। फिर भी जब वह सिर के बल गिरी तब भी उसे डर नहीं लगा। वह पहले भी इस हमले को बिना किसी नुकसान के झेल चुकी थी। बाकी दो मार्शल अप्रेंटिस उसे चोट नहीं पहुंचा रहे थे, बस कुछ देर के लिए उसे रोक रहे थे। हाँ, वह क्षण भर के लिए कमज़ोर थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। हैवर की हरकतें किसी भी तरह के समन्वित हमले के लिए बहुत तेज़ थीं। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह उतरते ही उन सभी को मार डालेगी। तभी उसने ये सुना, प्यू पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक सीटी जैसी आवाज़, जैसे कोई नुकीली चीज़ तेज गति से हवा में कट रही हो। उसके बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह क्या था। जैसे ही दुनिया उसकी दृष्टि में घूमी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एक पैर को सीधे उसके सिर की ओर उड़ते हुए देखा। उसका अंगूठा पंजे सीधे उसकी आंख पर निशाना साध रहे थे और वह उसकी ओर तेजी से गिर रही थी। न तो अराजकता, न ही उसकी अशांत भावनाएं और न ही उसकी शारीरिक स्थिति। इसमें से कुछ भी नहीं। इनमें से कोई भी रूईक्वारिया को उसके सामने प्रकट हुई आशा की धुंधली रोशनी को रोकने में सक्षम नहीं था। स्क्वॉय ने रूई पर विश्वास नहीं किया होता यदि उसने उसे बताया होता कि इनमें से कुछ भी पहले से समन्वित नहीं था। फे और नील ने बस अपनी शक्ति का इस्तेमाल उसे रोकने के लिए किया। वे उससे सीधे लड़ने के लिए बहुत कमज़ोर थे, हालांकि नील को ये स्वीकार करने में बहुत नफरत थी। हैवर के बारे में क्या, उसे सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी। उनके पास सचमुच एक ही तकनीक थी। इतने समय में उन्होंने एक भी अन्य तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी। जिस क्षण वे प्रकट हुए, रूई के मन में उथल पुथल मच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। यदि वह कुछ न करे तो वे सब मर जाएंगे। यदि वह वही करता जो वह पहले कर चुका है तो वे सब मर जाएंगे। वह क्या करे? यदि सर्वोत्तम निर्णय जानने का कोई तरीका होता तो अच्छा होता। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके मन में एक तीव्र अनुभूति कौंधी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई की काली पुतलियां फैल गईं। समय भी धीमा होकर धीमी गति से चलने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। माइंड पैलेस तकनीक की सबसे अच्छी बात यह थी कि यह कभी नहीं भूलती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसमें क्या डाला है, चाहे कितने समय पहले डाला हो। इस समय माइंड पैलेस में मेरे पास उन सभी के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल है। उसने अपने सामने खड़े 4 मार्शल आर्टिस्टों को देखकर यह बात समझ ली थी। क्या होगा अगर वह एक के बजाय 4 पूर्वानुमान मॉडल का इस्तेमाल करे? क्या होगा अगर वह भविष्य में झांकने के लिए सभी 4 मॉडलों का सटीक इस्तेमाल करे? क्या वह भविष्य को पहले से कहीं अधिक गहराई से और अधिक तीव्रता से देख सकेगा? और उस विशेष क्षण के लिए सर्वोत्तम चाल का पता लगाने के लिए इसे अनुकूली मॉडल में इनपुट करें। उनकी सभी गतिविधियों की भविष्यवाणी करना भविष्य को देखने से भिन्न नहीं होगा। उस पल उसका दिमाग हिंसक रूप से उसके माइंड पैलेस में उन्माद में बदल गया था। माइंड पैलेस हिल गया जब उसने पूर्वानुमान मॉडल निकाला, पागलों की तरह पैरामीटर्स को इनपुट किया, क्योंकि उसने फे और नील को स्क्वाय की बाहों पर लपकते देखा था, जैसा कि उसने देखा था कि हैवर ने उसके कंधे और छाती को पकड़ लिया था। 4 पूर्वानुमानित मॉडलों की शक्ति से भविष्य की भविष्यवाणी करते समय उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वॉइड एल्गोरिदम के अनुकूली मॉडल ने डेटा को जल्दी से निगल लिया और तुरंत ही परिणाम सामने आ गया। उस परिदृश्य में यह वस्तुतः सबसे अच्छा संभव कदम था। इसके अलावा कोई भी चीज़ रूई को जीत की अधिक संभावना नहीं दे सकती थी। फिर भी जीत की संभावना अभी भी कम थी। यह उस पर निर्भर था। उनका भाग्य, उनका भविष्य, उनका जीवन। उसने बोझ उठाया। ये भारी था। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट। Ivanka Trump never should have worn this scandalous outfit. Ivanka Trump's killer figure is a sight to see. ये दर्दनाक था। ये भयावह था। फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। बंद आंखों से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। दबाव के बावजूद, डर के बावजूद, दर्द के बावजूद वे मुस्करा उठे। प्यू! स्टिंगर ने हवा में चीरते हुए सीटी बजाए। रूई ने बड़ी ही सावधानी से प्रक्षेप पथ को बनाए रखा तथा ऊपर की ओर उड़ते समय उसे सही और परिष्कृत किया। यदि इसमें ज़रा सा भी मिलीमीटर या मिलीसेकंड की चूक हुई तो योजना विफल हो जाएगी और वे सभी लगभग मृत हो जाएंगे। फिर भी भले ही यह अमानवीय रूप से सटीक था, जीत सुनिश्चित नहीं थी। वह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता था और प्रार्थना कर सकता था। लेकिन किससे प्रार्थना करें? भाग्य, विज्ञान, उनके आदर्श ब्रूस ली।
वही ईश्वर जिसने उसे एक अलग दुनिया में पुनर्जन्म दिया था। रूई ने उन सभी से प्रार्थना की। कौन जानता था, शायद यही जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर होगा। उसे जल्द ही पता चल जाएगा। का फ्रंटल लोब, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग था। ये समग्र रूप से सचेतन अनुभूति के लिए जिम्मेदार था। यह मस्तिष्क का वह भाग भी था जो नेत्रगोलक और नेत्रकोश के सबसे निकट था। आंख के सॉकेट के खुलने और मस्तिष्क के फ्रंटल लोब के बीच की दूरी रूई के बड़े पैर के अंगूठे से भी कम थी। एक काल्पनिक परिदृश्य में, अगर उसका पैर का अंगूठा बिल्कुल सही कोण और स्थान पर मानव आंख के सॉकेट में प्रवेश करता तो वह मस्तिष्क को छेद देता। ये हमेशा से ही रूई के लिए सबसे घातक विकल्प था। फिर भी, इसके बावजूद वह पहली बार हार गया। इस बार क्या बात इतनी अलग थी? एक बात तो यह है कि उसकी अविश्वसनीय सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा अब अजेय नहीं रही। फे और नेल अपनी जबरदस्त शक्ति का प्रयोग करके उसकी भुजाओं को बंद कर रहे थे और उसकी गर्दन और सिर को जकड़ रहे थे। जहां तक उसकी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का प्रश्न है, तो उसकी उल्लेखनीय संरचना यहां विशेष रूप से प्रासंगिक नहीं थी। स्टिंगर और उसके मस्तिष्क के बीच केवल उसकी आंख की पुतली और पलक ही थी। फिर भी, पहले तो ये भी काफी साबित हो चुका था। रूई मुश्किल से ही उसके शरीर को चोट पहुंचा सकता था। उसे नहीं लगता था कि स्टिंगर अकेले उसके दिमाग तक पहुंच सकता है। फिर भी, इस बार जो बात अलग थी वह ये थी कि इस बार स्टिंगर अकेला नहीं था। यद्यपि यह उसी शक्ति और गति से आगे बढ़ रहा था जिस गति से यह सामान्यतः आगे बढ़ता था, अंतर यह था कि इसका लक्ष्य उल्लेखनीय रूप से उच्च गति और संवेग से इसकी ओर बढ़ रहा था। मार्शल कॉन्टेस्ट के बाद पिछले 9 महीनों में हैवर काफी मजबूत हो गया था। उन्होंने मेटियोर स्विंग तकनीक में अन्य तकनीकों के छोटे छोटे तत्व जोड़े थे। शक्ति और गति को बढ़ाने के लिए सांस लेने और मांसपेशियों की तकनीक के तत्व, कुछ अलग तरीकों से अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए मानसिक तकनीकों के तत्व, अपनी पकड़ को बढ़ाने के लिए कंडीशनिंग तकनीक। इन तत्वों को मेटियोर स्विंग तकनीक में शामिल करने में उन्हें काफ़ी समय लगा, लेकिन एक बार जब वे सफल हो गए तो पूरी तकनीक का स्तर ऊपर उठ गया। यह अब केवल 9वीं कक्षा की तकनीक नहीं रह गई थी, ये 9वीं कक्षा से आगे बढ़ गई थी और धीरे धीरे 10वीं कक्षा के करीब पहुंच गई थी। ये लगभग 10वीं श्रेणी की तकनीक थी। यही अंतर था। उसने संघर्ष किया, लेकिन फे और नेल ने और भी ज्यादा कसकर अपनी कुंडली बना ली। वह जितनी भी मजबूत थी, उसके पास स्क्वायर स्तर की कोई तकनीक नहीं थी और वह अपनी शक्ति से अपरिचित थी। फे ने उसे जकड़ने के लिए उसके पूरे शरीर पर जो कई उच्च श्रेणी की तकनीकें इस्तेमाल की, उनका मुकाबला कोई मार्शल स्क्वायर भी नहीं कर सकता था। इससे कोई मदद नहीं मिली कि नेल ऐसी शक्ति का उत्पादन कर रही थी जो बहुत दूर नहीं थी। भले ही वह धीरे धीरे उन पर हावी हो रही थी, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर बार जब वह स्थानांतरित होती, रूई लगभग प्रतिवर्ती रूप से स्टिंगर के प्रक्षेप पथ को पुनः समायोजित कर लेती तथा आदिम वृत्ति के साथ लक्ष्य को परिष्कृत कर लेती। समय पूरा हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह आशा करते हुए कि उसका स्क्वायर स्तर का शरीर कायम रहेगा। डंक उसकी पलक पर जा लगा। फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। स्टिंगर, फ्लेम ब्रीदिंग, आउटर कन्वर्जेंस और एडामेंट रिफोजिंग के साथ मिलकर अर्ध ग्रेड 10 उल्का स्विंग की विशुद्ध शुद्ध शक्ति ने उसके तीखे पैर के अंगूठे के माध्यम से उसकी पलक पर दबाव डाला। ... छींटे, वह सारा दबाव, सारा डर, वह सारा दर्द, ये सब पिघल गया जब उसने देखा कि उसकी आंख से खून की धार फूट पड़ी। उसकी पलक 1 मिलीसेकंड से ज्यादा समय तक भी हमले को झेल नहीं पाई थी। उस पर जो संयुक्त शक्ति डाली गई थी, वह अप्रेंटिस दायरे से कहीं ज्यादा थी। यदि उसके पास स्क्वायर स्तर की एक भी रक्षात्मक तकनीक होती, तो उसकी पलक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और इस प्रकार ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उसका पैर उसकी खोपड़ी में और भी गहराई तक घुसा, उसकी खुशी फूट पड़ी। लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपनी इंद्रियों को बढ़ाया। अगर प्रक्षेप पथ थोड़ा भी गलत होता, तो नुकसान गंभीर नहीं होता। मार्शल स्क्वायर जल्द ही उन सभी को कुचल देगा। एक भी आंख का खो जाना उन्हें जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। धमाका। पैर का अंगूठा जितना गहरा हो सकता था, उतना अंदर चला गया था और उसका पैर उसके सिर से टकरा गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका। उल्का स्विंग पूरा हो गया था। फे, नेल और हैवर ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने हमला खत्म होने के बाद ही रूई को देखा था। प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट और वॉइड एल्गोरिदम जैसी तकनीकों के बिना वे बस इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि रूई ने क्या किया था। फिर भी रूई ने उनकी प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज कर दिया। उसे परिणाम का पता नहीं था, फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। राग। धमाका, धमाका, धमाका। वह गुर्राते हुए उसके सिर पर बार बार ड्रॉप किक और सॉकर किक से वार करने लगा। अगर योजना विफल हो जाती, तो उसे कम से कम जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुंचाना चाहिए था। कुंद बल आघात, अधिक रक्त की हानि और शायद मस्तिष्काघात भी। वह सीस्मिक मैपिंग के जरिए अभी भी उसके शक्तिशाली दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था।
उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि योजना सफल हुई या नहीं। वह तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक कि या तो वह मर न जाए या वह उठकर न उठ जाए और वे दोनों मर न जाएं। उसके दोस्तों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। उनकी नज़र में रूई अचानक कहीं से प्रकट हो गई थी। फिर भी उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और इसमें शामिल हो गए। कुछ सेकंड बीत गए। धमाका धमाका। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। टेलर स्विफ्ट का बेहद अनुचित पहनावा शर्मनाक से भी ज्यादा है। काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। धमाका। कुछ मिनट बीत गए। धमाका। गिरना। रूई लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, उसकी मांसपेशियों की शक्ति खत्म हो गई थी। उसका बहुत अधिक खून बह गया। हफ हफ हफ। वह कमजोर होकर उठा और लात मारने के लिए अपना पैर ऊपर उठाया। रूई, केन ने उसे पुकारा। धमाका। रूई, केन ने जोर देकर कहा। वह रुककर उसकी ओर देखने लगा। वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। वह उसकी निगाह का पीछा करने लगा। मार्शल स्क्वायर के स्थिर शरीर के सिर से रक्त और मस्तिष्क द्रव का एक बड़ा तालाब बन गया था। ये खत्म हो गया है, उन्होंने कहा। हम जीत गए, वह ये जानता था। लेकिन उसके भ्रमित मन और सरासर व्यामोह ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब जबकि वास्तविकता उस पर थोपी गई थी, वह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, उसने श्राप दिया। उसे अभी भी इस बात पर विश्वास करना अत्यंत कठिन लग रहा था। यह अवास्तविक था, ये सोचना कि कितनी भी भयावह परिस्थितियां होने के बावजूद वे किसी तरह से सफल होने में सफल रहे। उसने अपना सिर हिलाया। क्या दुनिया है। सभी कुछ देर के लिए चुप हो गए, इस तथ्य को समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे अभी भी जीवित हैं। रूई शांत और तनावमुक्त दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में उसका दिमाग अराजकता के भंवर में था। हे भगवान, हमने मार्शल स्क्वायर को हरा दिया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति की पूरी गंभीरता का एहसास हुआ। जब मार्शल यूनियन को इस बारे में पता चलेगा तो वे पागल हो जाएंगे। फिर भी संदर्भ ने स्थिति को कम हास्यास्पद बना दिया। जिस मार्शल स्क्वायर का वे सामना कर रहे थे, वह कई तरह से कमज़ोर और बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। यदि उसे 1 महीने का भी प्रशिक्षण दिया गया होता और सबसे कमज़ोर ग्रेड की एक भी स्क्वायर स्तरीय तकनीक दी गई होती तो वह उन्हें कुचल देती। रूई को याद आया कि जब वह पहली बार अप्रेंटिस दायरे में आया था तो वह कितना कमज़ोर था। तब तक उसने एक भी अप्रेंटिस स्तर की तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी। कोई भी मार्शल अप्रेंटिस उसके साथ अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों के साथ खिलवाड़ कर सकता था। मार्शल स्क्वायर की स्थिति भी स्क्वायर दायरे के समान ही थी। नहीं, उसकी स्थिति तो और भी बुरी थी। रूई ने अपना सिर हिलाया। कम से कम मेरे पास कोई नया शरीर तो नहीं था जिससे मुझे अभ्यस्त होना पड़े। यदि उसमें ये बाधाएं न होतीं। रूई ने आह भरी। हमें एक मिशन पूरा करना है, चलो चलें। बाकी लोग हिले, फिर सिर हिलाया। 10वीं कक्षा का मार्शल अप्रेंटिस कहाँ है? नेल ने सिर खुजलाते हुए पूछा। रूई उसकी ओर मुड़ी। वह 10वीं कक्षा का मार्शल अप्रेंटिस था। नेल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह स्क्वायर दायरे में घुस गई। हाँ, रूई ने सिर हिलाया। इस सुविधा के लिए धन्यवाद। ये लगभग निश्चित रूप से स्क्वायर दायरे में सफलता के लिए शोध करने के लिए स्थापित किया गया था और वे हाल ही में सफल हुए। वह स्क्वायर उम्मीदवार रही होगी, रूई ने कहा। इसलिए मार्शल यूनियन ने हमें इसे और शोधकर्ताओं को नष्ट करने के लिए भेजा। उन्हें इसके अस्तित्व और स्थान के बारे में हाल ही में पता चला होगा। वह सुविधा के दूसरे छोर की ओर मुड़ा। अभी कुछ और शोधकर्ता जीवित हैं, हम उनसे योजना के अनुसार शोध डेटा निकालेंगे, उन्हें मार देंगे और निकल पड़ेंगे। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे सभी ने सिर हिलाया और फिर गहराई में चले गए। छिपे हुए शोधकर्ताओं को खोजने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। उनके भूकंपीय संकेत रूई को स्पष्ट रूप से पता थे। मुझे पता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय बोली बोलते हैं, उसने उनसे कहा। शोध लॉग कहाँ हैं? मुझे वे सभी चाहिए। शोधकर्ता बस उन्हें स्तब्ध होकर देखते रहे। फिर उनमें से एक ने किसी तरह से सवाल पूछा, मार्शल स्क्वायर का क्या हुआ? अब लॉग्स। उसने उन पर थोड़ा मानसिक दबाव डाला। वे जल्दी से भागे और 2 बड़े बक्से खरीद लाए। क्या सचमुच यही सब कुछ है? हाँ, मुख्य शोधकर्ता ने सांस रोककर कहा। ये शोध सुविधा की शुरुआत से लेकर आज तक की सारी जानकारी है। आदिम वृत्ति सभी भय के नीचे छिपी गंभीरता को महसूस कर सकती थी। रूई ने बक्से खोले और सभी दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया तथा जल्दी से कीमती शोध डेटा को अपने माइंड पैलेस में संग्रहित कर लिया। तुम क्या कर रहे हो? केन ने कैंड्रियन बोली में पूछा। शोध डेटा का सत्यापन कर रहा हूँ, उसने झूठ बोला। सच में? केन ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। भले ही तुम विनफ्रेनीज नहीं पढ़ सकते, रूई ने जवाब दिया, ये सत्यापित करने के अन्य तरीके भी हैं कि ये वास्तव में वैध दस्तावेज हैं या सिर्फ बकवास हैं। आप हमारे द्वारा मांगे गए शोध डेटा के बजाय शोध सुविधा की स्वच्छता रसद के बारे में ढेर सारे दस्तावेज लेकर घर नहीं लौटना चाहेंगे, है न? नहीं,
केन ने स्वीकार किया, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रूई ने उनसे कहा, एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई का इरादा सारा डेटा याद रखने का था। वह वास्तव में उस शोध के बारे में उत्सुक था जो सुविधा में लगा हुआ था। अभी के लिए, जैसा कि केन ने कहा, वह जो लिखा गया था उसका एक शब्द भी नहीं समझ सकता था। लेकिन अगर वह विनफ्रेनीज पढ़ना सीख गया तो उसे स्क्वायर दायरे में सफलता के बारे में ये सारा शोध डेटा मिल जाएगा। ये निश्चित रूप से दीर्घकाल में उसके लिए लाभकारी होगा। सामान्य मार्शल आर्टिस्ट के पास गणित और विज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं होती जिससे वे शोध दस्तावेजों के एक भी पृष्ठ को समझ सकें, लेकिन रूई के लिए ये सच नहीं था। रूई एक ऐसी दुनिया से आया था जहां वैज्ञानिक और शोध का आधार कहीं बेहतर था। उसके पास खुद शोध में बहुत समृद्ध पृष्ठभूमि थी। जब तक वह भाषा समझ सकता था उसे सभी शोधों से कुछ महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। एकमात्र समस्या ये थी कि उन्हें इस संसार की सभी अद्भुत गूढ़ घटनाओं पर आधारित गूढ़ तकनीक की समझ का अभाव था। मैं जूलियन से मदद ले सकता हूँ, रूई ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक जूलियन उसे अनुसंधान के अधिक काल्पनिक भागों में सहायता करता रहेगा जो गया की दुनिया के लिए अद्वितीय थे, तब तक उसे यह समझने में कोई समस्या नहीं होगी कि क्या हो रहा था और वास्तव में मार्शल स्क्वायर क्या थे। 10 मिनट बाद उसने सारे दस्तावेजों को सरसरी तौर पर पढ़ लिया था और सब कुछ याद कर लिया था। धमाका, उसने उन्हें पीड़ा रहित मृत्यु दी। वे वैध हैं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। चलो चलें। आखिरकार, नेल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। यह उबाऊ हो रहा था। उन्होंने बक्से उठाए और लिफ्ट की ओर बढ़ गए। हम इसे भी ले जा रहे हैं। रूई ने मार्शल स्क्वायर की लाश की ओर इशारा किया। क्यों? फे ने भौहें सिकोड़ी। एक संभावना है कि हमारी कहानी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। रूई ने उन्हें बताया, वह हिस्सा जिसमें अकादमी के 5 मार्शल प्रशिक्षु एक मार्शल स्क्वायर को हराते हैं, वह है। भले ही वे मानते हों कि शोध सुविधा ने हमारे द्वारा प्राप्त किए जा रहे डेटा के आधार पर स्क्वायर दायरे के रहस्य को सुझाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन ये हमारी कहानी की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है कि हमने स्क्वायर को कैसे नीचे गिराया। उन्हें हमारी योग्यता के अलावा कई अन्य परिस्थितियों पर संदेह हो सकता है। उसका शरीर लेना हमारी कहानी का पूर्ण अकाट्य प्रमाण है। रूई ने अपनी वर्दी के बाहरी वस्त्र उतारे, नग्न लाश को कपड़े पहनाए और फिर उसे उठाकर अपनी पीठ से बांध दिया। वह रहा। जल्द ही वे निकल पड़े। रूई ने मिशन ट्रैकिंग डिवाइस को पकड़ा और फिर बटन दबाया जो मिशन के सफल समापन का संकेत देता था। अब मार्शल यूनियन को अपने ऑपरेशन की सफलता के बारे में पता चल जाएगा। उन्हें बस वापस लौटना था। रूई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उनके चेहरे देखने के लिए बेताब था जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या हासिल किया है।